Hello everyone, welcome to Economics by Vishwa and Arpita. So in today's video we'll be seeing the welfare economics. इसमें हम basic सारे concepts पढ़ेंगे and then we'll be seeing what all are the previous year questions that are related with the concepts. So welfare economics जो है it is concerned with the evaluation of alternative economic situation. मतलब आप और सारे alternative economic situations को देखते हो और उसमें से देखते हो कि कौन सा better है and which gives society को ज़्यादा welfare कौन सा alternative देता है. So that is welfare economics. और अगर हम बात करें नॉमिनेटिव स्टडी की, सो नॉमिनेटिव स्टडी इज़ कंसर्न विद द जजमेंट एंड प्रिसिशन कि ऐसा होना चाहिए. सो दैट इज़ नॉर्मेटिव स्टडी. बट अगर हम अदरवाइज बात करें पॉजिटिव क्या होता है, इट इज़ एक्चुअल. पॉजिटिव स्टडी इज़ एक्चुअल. सो इट डज़ नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव स्टडी. हो भी सकती है और हो नहीं भी सकती है. ठीक है. सो इट हैज़ सर्टन प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे इकोनॉमिस्ट जज करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को. सो सेंट्रल प्रॉब्लम जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की है दैट इज़ रिलेटेड विद द पर्टिकुलर चेंज इन रिसोर्स एलोकेशन. ठीक है, कि कैसे रिसोर्स का एलोकेशन होना चाहिए, वो एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर. सो ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो इंक्रीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा रादर देन डिक्रीजिंग. ठीक है, सो दैट इट इंक्रीजेज द सोशल वेलफेयर. नेक्स्ट द टॉपिक दैट इज देयर इज द रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स. सो रोल क्या होता है वैल्यू जजमेंट का. सो वैल्यू जजमेंट मतलब आप कितना ज़्यादा एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कितना करते हो, दैट इज़ वैल्यू जजमेंट. जजमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू. सो सिंस वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ कंसर्न विद द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. सो वैल्यू जजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है. सो वैल्यू जजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू का मतलब है कंसेप्शंस या एथिकल बिलीव्स जो लोगों के होते हैं एंड व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर दैट थिंग. मतलब आपकी नज़रों में एक चीज़ शायद बहुत अच्छी भी हो सकती है और शायद अच्छी नहीं भी हो सकती है. सो दैट डिपेंड्स. सो आपके अकॉर्डिंग एक चीज़ को देखने का नज़रिया, परसेप्शंस, बिलीव्स माइट बी डिफरेंट फ्रॉम सम अदर पर्सन. सो दैट इज़ वैल्यू जजमेंट. आपकी जजमेंट अलग हो सकती है दूसरे इंडिविजुअल की जजमेंट से. सो ये जो सारे कंसेप्शंस होते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली कंसेप्शंस रिगार्डिंग द वैल्यू of the people are based on ethical, political, philosophical and religious belief of people and they are not based on any scientific logic या साइंटिफिक लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं होती है. वैसे कॉमन सेंस भी आप लगाओ तो आप देखते हो आपका देखने का नज़रिया माइट बी डिफरेंट फ्रॉम सम अदर पर्सन. आपके परसेप्शन कुछ और हो सकते हैं. तो इसमें कोई आप साइंटिफिक थॉट्स या साइंटिफिक लॉज के बेसिस पे जजमेंट नहीं पास करते. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एथिकल बिलीव्स दैट यू होल्ड. ठीक है. So now there are two fields in welfare economics. First, that is basically associated with the two fundamental theorems. दो fundamental theorem है. First is the first welfare theorem and second is second welfare theorem. जो first welfare theorem है that state and that is based on certain assumption कि जो competitive market है वो produce करते हैं Pareto efficient outcomes को. इसका मतलब ये है कि वो capture करते हैं logic of एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड्स. ठीक है, कि व्हाट इज़ इनविजिबल हैंड हियर, कि जो भी डिमांड और सप्लाई है वो अपने आप दे बेसिकली जो आपका बायर है, अगर आप बायर हो और दूसरा एक इंडिविजुअल सेलर है तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज करके प्राइस को सेट कर लेंगे. सो देयर इज़ एन इनविजिबल हैंड. ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आएगी एंड देन प्रॉब्ली दे विल सेटल टू वन पर्टिकुलर पॉइंट. वो कहीं ना कहीं बार्गेन चलता रहेगा एंड देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल सेटल डाउन टू वन प्राइस. सो सिमिलर इज़ अ केस कि जो चीज़ मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होगी, अगर वो मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो मतलब वो परेटो एफिशिएंट आउटकम भी देगी. दैट इज़ फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम. सेकेंड स्टेट्स दैट देयर आर गिवन फर्दर रेस्ट्रिक्शंस कि कोई भी चीज़ अगर परेटो एफिशिएंट आउटकम है एंड दैट इज़ सपोर्टेड बाय अ कंपेटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो दैट इज़ द सेकेंड वेलफेयर थ्योरम कि जो परेटो एफिशिएंट है वो मार्केट इक्विलिब्रियम में भी है. सो फर्स्ट वाज जो मार्केट इक्विलिब्रियम में वो परेटो एफिशिएंट आउटकम देगी. सेकेंड सेज कि जो परेटो एफिशिएंट आउटकम है वो हमें कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम भी देगा. ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू मेजरिंग्स दैट इज़ डन फॉर सोशल वेलफेयर. फर्स्ट इज़ Cardinal Utility. So जो early neoclassical approach थी that was developed by Edgeworth
मार्शल एंड पिगू, जिसके अंदर उन्होंने अज्यूम किया था कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल है एंड एडिशनल अजम्पशन जो that basically provides small increase in the utility that is basically based on the diminishing marginal utility. कि अगर आप diminishing marginal utility में आपने क्या पढ़ा था, that's very basic, कि जैसे आप पिज़्ज़ा का फर्स्ट बाइट लेते हो दैट गिव्स यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, फिर जब आप सब्सिक्वेंट कंजम्पशन करते हो पिज़्ज़ा की, वो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश होती चली जाती है. सेटिस्फैक्शन हेयर होल्ड्स इज दैट इज़ बेसिकली द यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है. सो द सेम थिंग अप्लाइज हेयर. कार्डिनल यूटिलिटी यही बोलती है कि अगर आप कंजम्पशन एक के बाद और करते जाओगे तो जो आपकी यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी. सो विद दीज अजम्पशन ये पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना कि सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है दैट इज़ बेसिकली हम सम कर देते हैं सारे इंडिविजुअल यूटिलिटी फंक्शंस को. जब सम कर देते हैं व्हाट वी गेट इज़ द कार्डिनल यूटिलिटी. और इसमें ये चीज़ की अजम्पशन करी हुई है कि यूटिलिटी जो है दैट इज़ डिमिनिशिंग एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स. वो जो सेटिस्फैक्शन है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी इज बेसिकली परेटो एंड न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, विच इज़ बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं इंडिफरेंस कर्व की. जो सबसे नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है दैट गिव्स द मिनिमम सेटिस्फैक्शन, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज होती चल जाती है. दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी. ठीक है. Now there are few criterias that are attached with the social welfare कि अगर हमें evaluate करना है alternative economic situation को, ज़रूरत है कि कुछ जो क्राइटेरिया हैं सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स या वेलफेयर के, उनको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है. कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, दिस इज़ द ऑप्शन, दैट इज़ द ऑप्शन, तो आप देखोगे कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. उन ऑल्टरनेटिव्स की वैल्यू जजमेंट करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ द ग्रोथ ऑफ GNP एज अ क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर, जिसके अंदर एडम स्मिथ ने इनफैक्ट एक्सेप्ट किया था जो ग्रोथ है एक वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी, दैट इज़ बेसिकली ग्रोथ ऑफ अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. की वेलफेयर जो है सोसाइटी की कब बढ़ जाती है, जब जो हमारा GNP है या GDP है वो बढ़ जाता है तो ग्रोथ बढ़ जाती है. मतलब वेल बीइंग जो है सोसाइटी की वो बढ़ जाती है, वेलफेयर जो है इकोनॉमी का वो बढ़ जाता है जैसे हमारी GDP बढ़ती है. तो सो इट वाज बिलीव दैट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, बिकॉज जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करती क्या, अगर GDP बढ़ेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग क्या खर्चा ज़्यादा करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी. खर्चा ज़्यादा करेंगे तो जब वो खर्चा कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो कंजम्पशन कर रहे हैं. जब कंजम्पशन की साइड से डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. तो पूरी साइकिल जो है वो जल्दी जल्दी रोटेट होने लगेगी. दैट मीन्स इकोनॉमी में वेलफेयर जो है वो बढ़ जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, वेलफेयर बढ़ जाएगा सोसाइटी में. सो दैट इज़ हाउ दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सोशल वेलफेयर, जिसमें ये चीज़ की बात करी कि जो ग्रोथ है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द GDP और द GNP. ठीक है. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ द बेंथम क्राइटेरिया, जिसे डिफाइन किया जाता है कि सोशल वेलफेयर जो है दैट इज़ द सम ऑफ द टोटल ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. सारे सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उन सब की यूटिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर दें दैट इज़ बेंथम्स क्राइटेरिया. सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कि अगर सोसाइटी में सपोजिटली 3 लोग हैं तो उनकी यूटिलिटीज़ का अगर मैं सबमिशन कर दूंगी, सो दैट इज़ हाउ आई विल गेट द सोशल वेलफेयर फंक्शन. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ सोशल वेलफेयर फंक्शन पे हम डिराइव करेंगे, सारे इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ की यूटिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, व्हाट वी गेट इज़ सोशल वेलफेयर फंक्शन. ठीक है. Next is the Pareto Optimality condition, or basically we can say the criteria. So according to this criteria कोई भी change होता है that makes at least 1% better off without making someone worse off is Pareto Optimality. कि अगर supposedly 2 individuals हैं, अगर welfare बढ़ रहा है, एक का बढ़ रहा है but दूसरे का decrease नहीं हो रहा है, that means it is Pareto Optimality. ठीक है. कि अगर मैं एक को बेटर ऑफ कर रही हूँ, 2 इंडिविजुअल्स हैं तो एक बेटर ऑफ हो रहा है बट दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा है, दैट इज़ परेटो ऑप्टिमैलिटी. ठीक है. सो इसके अंदर 3 कंडीशंस रहती हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ अमंग कंज्यूमर, दैट इज़ एफिशिएंसी इन एक्सचेंज. सेकेंड जो क्राइटेरिया होता है दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग
फर्म्स, दैट इज़ प्रोडक्शन एफिशिएंसी. फर्स्ट जो एफिशिएंसी है दैट इज़ कंजम्पशन की साइड पे, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़. ठीक है. सेकेंड इज़ प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बोलते हैं हम उसे, या ये बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स, लेबर या कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन एफिशिएंसी. जो थर्ड है दैट इज़ द प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, या बोल सकते हैं एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फैक्टर अमंग कमोडिटीज़. ठीक है. सो परेटो ऑप्टिमैलिटी इज ऑल्सो नोन एज परेटो एफिशिएंसी. सो दैट इज़ परेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया. ठीक है. So according to Pareto optimality condition, economic welfare of societies maximize जब कंज्यूमर के जो गुड्स हैं वो ऑप्टिमली एलोकेटेड होते हैं बिटवीन कंज्यूमर्स, और इनपुट्स जो है वो ऑप्टिमली एलोकेट होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और अगर कोई भी री एलोकेशन होती है, सो एनी री एलोकेशन वंस, सो उस केस में जो परेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव होती है वो रिड्यूस कर देती है इकोनॉमिक वेलफेयर को. सो अकॉर्डिंग टू परेटो ऑप्टिमैलिटी, अगर इकोनॉमिक वेलफेयर सोसाइटी का मैक्सिमाइज होता है तब क्या होता है, कंज्यूमर का जो गुड्स है वो ऑप्टिमली एलोकेटेड होने चाहिए बिटवीन कंज्यूमर, और इनपुट्स जो हैं वो ऑप्टिमली एलोकेट होने चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और अगर कोई री एलोकेशन होती है तो उस केस में परेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो जाती है, और उस केस में हमारी जो इकोनॉमिक वेलफेयर है दैट विल रिड्यूस. सो अगर री एलोकेशन होती है तब हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर रिड्यूस हो जाती है. हाउएवर मॉडर्न इकोनॉमीज जैसे कार्लो, साइटोस्की, हिग्स, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि दिस काइंड ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी जो प्रैक्टिकली अनअचीवेबल है, तो रिसोर्सेज जो हैं दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स इस तरीके से कि इट इज़ पॉसिबल टू री एलोकेट रिसोर्सेज और हम वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकें. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. सो मॉडर्न इकोनॉमीज जैसे कार्लो, साइटोस्की, हिग्स, दे वर बेसिकली ऑफ द ओपिनियन कि कोई भी अगर चेंज होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, दैट विल मेक समवन बेटर ऑफ, और दूसरा जो है अनदर वर्स ऑफ. तो जो हमने परेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ा था उसमें क्या था कि एक इंडिविजुअल तो बेटर ऑफ हो रहा था बट दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा था, दैट वाज परेटो ऑप्टिमैलिटी. बट साइटोस्की, कार्लो और हिग्स की ओपिनियन के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि ज़्यादातर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उसमें कोई ना कोई एक बेटर ऑफ होता है और दूसरा वर्स ऑफ हो जाता है. जैसे अगर आप इंडियन सोसाइटी में बात करो तो पुअर से क्या करते हैं, रिच से टैक्सेशन लेते हैं और पुअर को इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी दे दी जाती है. तो रिच क्या है वो वर्स ऑफ हो जाते हैं और पुअर क्या है वो बेटर ऑफ हो जाते हैं. तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वर आर ऑल्सो ऑफ वन साइड, मतलब जिसमें एक सोसाइटी का जो सेक्शन है वो बेटर ऑफ हो जाता है और दूसरा वर्स ऑफ हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर कंस्ट्रक्टेड. सो यही उनका ओपिनियन था कार्लोर का और साइटोस्की का, जिसकी वजह से परेटो ऑप्टिमैलिटी फेल हो गया था एंड द अदर कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. बट इट इज़ सो द सेम थिंग इज़ रिटन, बट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सोशल वेलफेयर को सो लॉन्ग एज पर्सन गेन फ्रॉम एक्सचेंज एंड आर एबल एंड विलिंग टू कॉम्पनसेट. कि ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे हमने परेटो ऑप्टिमैलिटी में किस चीज़ की बात करी थी, परेटो ऑप्टिमैलिटी में बोला था कि एक इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो रहा है, दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा है. दैट इज एक तो बेटर ऑफ हो गया, दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा. सो दैट इज परेटो ऑप्टिमैलिटी, जो कि फेल हो गया था, जिसके अंदर हमने अभी बात करी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एक को बेटर ऑफ करती है, दूसरे को वर्स ऑफ कर ही देती हैं. कि एक तो बेटर ऑफ हो गया, दूसरे से लेके एक से लेके दूसरे को दे दिया. सो बट जो कार्लोर का था प्रिंसिपल दैट वाज कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल, कि अगर हम एक को बेटर ऑफ कर रहे हैं बट दूसरा जो वर्स ऑफ हो रहा है उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करके उसको उतना ही कर दें. दैट इज़ हाउ कार्लोर गेव हिज कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया. सो उन्होंने यही बोला कि तब भी हम सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ, so as long as people gain from exchange and are willing to compensate, जो जिन्होंने लूज करा from the change and yet remain better off, फिर भी वो better off रह रहे हैं, तो that means society में welfare जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. so that is there. so that is how the principle of compensation or basics of new welfare economics came into existence. That was the limitation of Carlow criteria, the Pareto criteria, कि Pareto में वो चीज़ deliver नहीं हुई. So accordingly Carlow gave the principle, the compensation principle. ठीक है. So next is the compensation principle, which is the Carlow-Hicks
क्राइटेरिया या जिसे हम साइटोस्की क्राइटेरिया भी बोलते हैं. सो कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions. फर्स्ट इज the satisfaction of individual is independent of others and he is the best judge of his welfare. तो ये चीज़ बता रखी है कि जो सेटिस्फैक्शन है एक इंडिविजुअल की, जो उसको यूटिलिटी मिलती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता उसको कितनी मिल रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. सो इट इज़ द मतलब एक इंडिविजुअल जिसको मिल रही है सेटिस्फैक्शन, दे आर बेस्ट जज ऑफ द वेलफेयर की उनकी कितनी सेटिस्फैक्शन है. दैट इज़ द फर्स्ट अजम्पशन. सेकेंड अजम्पशन कि कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है कंजम्पशन साइड पे भी और प्रोडक्शन साइड पे भी. तो नीदर इट्स अ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी नॉट प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. जो टेस्ट है इंडिविजुअल्स के दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्शन और एक्सचेंज की, दे आर बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स और एक्सचेंज की वो एक दूसरे से अलग हैं. मतलब कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे डोंट हैव एनी लिंक. ठीक है. फिफ्थ इज़ यूटिलिटी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं ऑर्डिनली, मतलब रैंकिंग के थ्रू, एंड दे कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली. और इंटरपर्सनल कंपैरिजन यूटिलिटी जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सिक्स्थ अजम्पशन सेज कि इट इज़ इम्प्लिसिटली अज्यूम कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो सेम है सारे इंडिविजुअल्स की इन द सोसाइटी की. जितनी यूटिलिटी एक इंडिविजुअल को मिलती है सेम यूटिलिटी दूसरे को मिलती है. इट इज़ नो डिफरेंस. ठीक है. उनमें कोई फ़र्क नहीं है. जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है पैसे से वही दूसरे को मिल रही है. ऐसा नहीं है कि उसको अलग मिल रही है मेरे को अलग मिल रही है. सो दिस इज़ द टिपिकल अजम्पशन. ठीक है. सो अंडर दीज अजम्पशंस कार्डोर और साइटोस्की क्राइटेरियन वॉज फॉर्मुलेटेड. सो कार्डोर जो हिक्स क्राइटेरिया है दैट इज़ बेसिकली कि इंडिविजुअल क्राइटेरिया फॉर कार्डोर एंड हिक्स, उसे हम जॉइंटली बोलते हैं कार्डोर हिक्स क्राइटेरिया. ठीक है. सो डिफरेंस दोनों क्राइटेरिया में यही है कि कार्डोर ने ज़्यादा इवैल्यूएट किया था फ्रॉम गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और हिक्स ने ज़्यादा एम्फोसाइज किया था फ्रॉम द लूजर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो डिफरेंस यही है. बाकी दोनों का कोलैबोरेटिव जो आया था दैट इज़ बेसिकली कार्डोर हिक्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया. सो जिसके अंदर कार्डोर ने ज़्यादा इवैल्यूएशन किया था फ्रॉम गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड हिक्स ने ज़्यादा जो एम्फोसाइज किया था दैट वाज फ्रॉम लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो अकॉर्डिंग टू कार्डोर वेलफेयर क्राइटेरिया, अगर कुछ सर्टेन चेंज होता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिसी चेंज होता है जिसके अंदर कुछ लोग बेटर ऑफ हो जाते हैं और कुछ वर्स ऑफ हो जाते हैं, देन इन दैट केस द चेंज विल इंक्रीज सोशल वेलफेयर. अगर वो लोग गेन करते हैं देन इन दैट केस जो गेन करते हैं वो लूजर्स को कुछ कॉम्पनसेट कर देते हैं. सो दैट इज़ हाउ द कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया वर्क्स. कार्डोर में हमने देखा था कि एक बेटर ऑफ हो रहा है दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा है, बट सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं होती है. सो ज़्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, एक को बेटर ऑफ कर देती हैं दूसरे को वर्स ऑफ कर देती हैं. सो दैट वाज द लूप होल जो कि परेटो ऑप्टिमैलिटी का था, जिसकी वजह से कार्डोर हिक्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्डोर हिक्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि सिंस सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा नहीं करती कि एक को बेटर ऑफ करती है दूसरा वर्स ऑफ नहीं होता. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो एक को बेटर ऑफ करती है दूसरे को वर्स ऑफ हो ही जाता है. सो उस केस में जो गेनर है वो लूजर को अगर कुछ कॉम्पनसेट कर देता है. सो दैट इज़ हाउ दिस compensation criteria came into existence, which is also known as Cardinal-Hicks compensation criteria. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स ही प्रपोज्ड अ टेस्ट जहाँ पे विच इज़ बेसिकली द रिवर्स ऑफ कार्डोर टेस्ट. सो दैट इज़ बेसिकली उन्होंने उसमें पॉइंट आउट किया था कि कुछ सर्टन चेंजेस इन एन इम्प्रूवमेंट, अगर लूज़र जो है इज़ द चेंज सिचुएशन कैन नॉट प्रॉफिटेबली ब्राइब, अगर लूज़र जो है वो प्रॉफिटेबली ब्राइब नहीं करता गेनर को, सो दैट इज़ दैट द लूज़र मे नॉट बी एबल टू चेंज द ओरिजिनल सिचुएशन, और वो कोई अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से चेंज नहीं होता. तो दैट इज़ हाउ स्टेट बी जो है सोसाइटी की दैट इज़ सोशली प्रेफरेबल टू ए. अगर लूज़र फ्रॉम अ policy change from A to B cannot profitably bribe the gainer, so in that case it is not making change फॉर ए और बी. तो उस केस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ हाउ कार्डोर क्राइटेरिया, जो कार्डोर हिक्स का कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया था, दैट वाज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी,
पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके अंदर 2 क्राइटेरिया जो थे दे वर रियली दैट बेसिकली जो कि ये चीज़ बताते हैं कि दैट थ्रू अ क्लोज एंड डिफरेंट वर्ड, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि दैट इज़ ऑल्सो द सिंगल नेम, दैट इज़ कार्लोर हिग्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, कि गेनर जो है वो लूज़र को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट कर दे सो दैट दोनों बेटर ऑफ हो जाए, एज अ होल सोसाइटी का वेलफेयर जो है बढ़ जाए. दैट इज़ व्हाट इज़ कार्लोर हिग्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द साइटोस्की पैराडॉक्स और डबल क्राइटेरिया और डबल कार्लोर हिग्स टेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू साइटोस्की, जो कार्लोर हिग्स क्राइटेरिया है दैट इज़ समथिंग that basically shows the contradictory और inconsistent results बताते हैं. Since जो हमारी साइटोस्की है was the first to point out कि उनका जो paradoxical result है in कार्लोर हिग्स criteria, it is known as the साइटोस्की paradox, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर हमें रूल आउट करना है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स. अब जैसे हमने परेटो में बात करी थी, कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स थे जिसकी वजह से कार्लोर हिग्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया आया. एंड इन कार्लोर हिग्स कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया ऑल्सो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स थे जिसकी वजह से साइटोस्की पैराडॉक्स जो था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इन्होंने बेसिकली साइटोस्की ने फॉर्मुलेट किया था डबल क्राइटेरिया, जिसके अंदर फुलफिलमेंट होनी चाहिए कार्लोर हिग्स क्राइटेरिया की, एज वेल एज रिवर्स भी उसका ट्रू होना चाहिए, तभी ये चीज़ ट्रू फॉल करेगी. सिंस इसका रिवर्सल वॉजंट ट्रू, तो जिसकी वजह से साइटोस्की का डबल कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब ये है कि अगर चेंज होता है एंड दैट इज़ बेसिकली चेंज इन एन इम्प्रूवमेंट, अगर गेनर जो है in the change situation is able to pursue the loser to accept the change, and simultaneously loser is not able to pursue the gainer to remain in the original position. So that is how the double compensation criteria works, कि अगर gainer जो है वो अपनी change situation में pursue कर देता है loser को कि वो accept कर ले change को, और simultaneously loser जो है वो इज़ नॉट एबल टू परस्यू द गेनर, और वो गेनर को परस्यू नहीं करता कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहे. सो दैट इज़ हाउ डबल कार्लोर हिग्स कॉम्पनसेशन टेस्ट वर्क्स. ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली चेंज इन एन इम्प्रूवमेंट, कि अगर ये सेटिस्फाई करता है कार्लोर हिग्स क्राइटेरिया को, एंड आफ्टर द चेंज अ मूवमेंट back to the original position does not satisfy Carlow-Hicks criteria, so that is what is reversal test. So Saitowski double compensation criteria is also explained with the help of the utility possibility curve. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द बॉक्सन सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया. सो ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल वेलफेयर फंक्शन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर बॉक्सन ने इंट्रोड्यूस करा था. लेटर इट वॉज डिवेलप बाय सैमुअल्सन एंड एरो. सो बॉक्सन ने इनफैक्ट ड्रॉ करे थे 2 लिमिटेशन जो कि कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल के थे, जिसके अंदर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अगर हम कंपेयर करते हैं यूटिलिटी लेवल्स और अलग अलग लोगों के यूटिलिटी लेवल को अगर कंपेयर करते हैं, सो फ्रॉम दैट जो रिजल्ट है फ्रॉम चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, so there will be making interpersonal comparison of utility cannot be avoided, कि हर इंडिविजुअल की इंटरपर्सनल कंपैरिजन्स अलग अलग होते हैं. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कोई मीनिंगफुल प्रोपोजिशन जो था दैट कैन बी मेड कि जो भी सोसाइटी का वेलफेयर है विदाउट वी कैन दैट इज़ बेसिकली प्रोपोजिशन उन्होंने दिया दैट कैन बी मेड इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू जजमेंट को इंट्रोड्यूस करे बगैर. सो ऑन द बेसिस ऑफ सच एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट और इंटरपर्सनल कंपैरिजन उन्होंने दे बेसिकली गेव द रैंकिंग टू ऑल्टरनेटिव सोशल स्टेट्स को उन्होंने रैंकिंग दी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी वेलफेयर. बेसिकली द सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोशल स्टेट्स को रैंकिंग दी. उसके बेसिस पे बॉक्सन सोशल वेलफेयर क्राइटेरियन वॉज फॉर्म. सो सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है वो एक ऑर्डिनल इंडेक्स है ऑफ सोसाइटी वेलफेयर, और ये जो है दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सारे इंडिविजुअल्स की, एंड दैट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट. बॉक्सन सैमुअल्सन का जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसको बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है एज W इक्वल्स टू U1, U2, U3 सारे इंडिविजुअल्स के इंटरपर्सनल कंपैरिजन और वैल्यू जजमेंट को भी इसके अंदर लिया गया है.
सो दैट बेसिकली अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखोगे, यूटिलिटी एक इंडिविजुअल ए की भी है, बी की भी है, जो कि रिप्रेजेंट करी गई है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट्स द यूटिलिटी इंडिविजुअल ए की, जो एक्स वाई एक्सिस पे है दैट्स द यूटिलिटी जो इंडिविजुअल बी की है। और W1, W2, W3 ये सारे सोशल इंडिफरेंस कर्व हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव हायर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर को। सो जो सोशल इंडिफरेंस कर्व है दैट इज़ बेसिकली लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल ए का भी, बी का भी, जो कि दैट इज़ बेसिकली अ रिजल्ट इन इक्वल लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। सो अगर मूवमेंट होती है सपोजिटली फ्रॉम Q टू S या फ्रॉम R टू S, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर, कि आप लोअर सोशल इंडिफरेंस कर्व से हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व पे गए हो। सो दैट बेसिकली डिपिक्स कि अगर मूवमेंट होती है Q टू S या R टू S, वो रिप्रेजेंट करती है हायर सोशल वेलफेयर को। सो अगर मूवमेंट होती है टू T या Q, T टू Q चले गए या T से S पे आ गए, तो दैट मीन्स डिक्रीज हो गया हमारा सोशल वेलफेयर। अब ऊपर वाले सोशल इंडिफरेंस कर्व से नीचे वाले सोशल इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हो, दैट मीन्स आपका सोशल वेलफेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सोशल इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है कि कोई चेंज नहीं होगा इन द लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है दैट्स द लोकस ऑफ वेरियस फिजिकल अटेनेबल यूटिलिटी कॉम्बिनेशंस, जो कि 2% के होते हैं, एंड व्हेन द फैक्टर इंडोमेंट्स जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंस ऑर्डर्स जो हैं इंडिविजुअल के उस केस में गिवन हैं। सो दैट इज जो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबल फ्रंटियर है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम द पीपीसी से ही हम ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को डिराइव करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली लोकस ऑफ द यूटिलिटी कॉम्बिनेशन दो कंज्यूमर के, जो कि सेटिस्फाई क्या करती है, MRT इज इक्वल टू MRS हर कमोडिटी मिक्स का। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो कि ग्रैंड यूटिलिटी पे क्या होता है, जो इट्स बेसिकली द लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कि जहाँ पे दो कंज्यूमर्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं MRT इज इक्वल टू MRS, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी गेट द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ। ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन स्टेट, या जिसे हम पॉइंट ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली बाटोर ने इनफैक्ट कंबाइन किया था जो हमारा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है विद द सोशल वेलफेयर फंक्शन, जिसके बेसिस पे हमने डिराइव किया था द पॉइंट ऑफ ब्लिस या पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल, द ऑप्टिमम पॉइंट पे आए थे, जिसे हम ब्लिस पॉइंट भी बोलते हैं। सो पॉइंट ऑफ ब्लिस रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पॉसिबल अटेनेबल सोशल वेलफेयर, कि इससे ऊपर सोशल वेलफेयर हो ही नहीं सकता, दिस इज़ द मैक्सिमम अटेनेबल सोशल वेलफेयर। सो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ ब्लिस। ठीक है। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहाँ पर जो हमारा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जिसकी हमने अभी आगे बात करी थी, जहाँ पे हमारा MRT इज इक्वल टू MRS होता है, वहाँ के प्रोडक्शन फंक्शन पे या पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे जब हमारा दिस थिंग द पॉइंट ऑफ ब्लिस, मतलब जहाँ पे हमारा दिस थिंग जैसे IC बनता है वैसे ग्रैंड यूटिलिटी फ्रंटियर होता है, दिस इज़ द ग्रैंड यूटिलिटी फ्रंटियर, जो कि PPF की तरह दिखता है। ऐसे ही हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है जहाँ पे हाईएस्ट सोशल, विच इज़ बेसिकली द हाईएस्ट सोशल इंडिफरेंस कर्व, जब ये दोनों टेंजेंट होते हैं एक दूसरे से तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ ब्लिस। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ब्लिस। सो दिस इज़ जो आपको GU4 दिख रहा है, सो दैट इज़ द ग्रैंड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और ये जब हमारा सोशल वेलफेयर फंक्शन के साथ टेंजेंट होता है तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ ब्लिस। और जो ये हमारा ग्रैंड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वहाँ पे क्या होता है, MRS MRT के बराबर होता है। एंड दिस इज़ द यूटिलिटी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का इंडिफरेंस कर्व है। सो दिस इज सोशल वेलफेयर इंडिफरेंस कर्व, ये एक इंडिविजुअल का नहीं है, पूरी सोसाइटी का सम करके बनाया गया है। ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से टेंजेंट होते हैं, व्हाट वी गेट इज द पॉइंट ऑफ ब्लिस। नाउ लेट्स सी द नियो क्लासिकल और जो हमारा परेटो ऑप्टिमैलिटी है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये इन सारी चीज़ों का डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
as in I've seen the entire video is already very long, so we'll just divide into parts. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद दैट एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.